आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसमें हम दो क्लासेस कर चुके हैं। एक कॉन्सेप्चुअल क्लास, यानी कि जिसमें हमने इन सारी बातों, इन सब चीज़ों की कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। कौन कौन से टॉपिक्स पे हमको इसमें इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स पे हमको सवाल करने हैं, क्या क्या शेप्स आपको समझने हैं, क्या क्या आकृतियों पे फॉर्मूले आपको समझने हैं। दूसरी क्लास जो हमने की है वो उनमें हमने सवालों को शुरू किया था और कुछ 4-5 क्वेश्चंस लगाए गए थे। तो चलिए आज की क्लास में हम जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं और उसी के आगे से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज की क्लास का जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, समझिए इसको और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, अ वेल 20 meter deep, 7 meter diameter is dug and the soil taken out from the digging is spread evenly to form a platform of 22 meter into 14 meter. Find the height of this platform. मतलब कहने का है, एक कुआं है, उस कुएं की गहराई आपको दे रखी है 20 मीटर, उस कुएं का व्यास आपको दे रखा है 7 मीटर, उस कुएं की खुदाई की गई, उस कुएं को खोद कर उसमें से मिट्टी निकाली गई और इस मतलब इतने मीटर गहरा और इतने मीटर व्यास के एक कुएं को खोदा गया, मतलब इतनी गहराई से की खुदाई की गई। खुदाई से जितनी भी मिट्टी निकली उस मिट्टी को क्या किया गया, डिगिंग से जो मिट्टी निकली उसको स्प्रेड किया गया, यानी फैलाया गया। कहाँ फैलाया गया? इवनली, बराबरी में बिल्कुल फैलाया गया है एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, यानी एक चबूतरा बनाने के लिए। और उस प्लेटफॉर्म की डायमेंशंस क्या होंगी? 22 × 14, यानी 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बनाया जाएगा उस मिट्टी से। तो आप बताइए कि उस मिट्टी से अगर इतना लंबा और इतना चौड़ा चबूतरा बनाया जाए तो उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, ऊपर लिखा हो 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई बताइए। वही सारी बात कही गई ऊपर। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास, 7 मीटर का डायमीटर लिया गया, 20 मीटर की गहराई ली गई, इतना गहरा कुआं खोदा गया। खोदने पर जितनी मिट्टी निकली उस मिट्टी से अलग एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। चबूतरा कितना ऊंचा बना ये आप बताइए। कॉन्सेप्ट फिर से वही जो आपकी लास्ट क्लास में थी, पिछले क्लास में थी। पहली बात तो कुआं जो होगा वो कौन से शेप का होगा? कुआं जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। कुआं कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होता है भाई, ऊपर से नीचे तक ऐसे सेम। तो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। आइडियली आप उसको सिलेंड्रिकल ही मानेंगे। जिस सिलेंड्रिकल कुएं की खुदाई की गई उसकी गहराई आपको मालूम है 20 मीटर और उसका व्यास मालूम है 7 मीटर। तो जब उस सिलेंड्रिकल यानी उस बेलनाकार कुएं को खोदा गया, खोदकर मिट्टी निकाली गई, तो उस बेलनाकार कुएं में से कुल कितनी मिट्टी निकली ये हम निकाल सकते हैं। 20 मीटर गहरे और 7 मीटर व्यास वाले एक बेलन का आयतन जब आप निकालेंगे तो आयतन का मतलब ही होता है कि उसके अंदर कितना पदार्थ था या कितना पदार्थ है। तो जब इन विमाओं वाले कुएं को हमने खुदाई की तो जितना कुएं का आयतन होगा उतनी ही मिट्टी तो बाहर आई होगी। तो हम कुएं का आयतन निकालेंगे तो कुएं का आयतन निकालने से हमको क्या मिल जाएगा? बाहर निकली हुई मिट्टी का आयतन। जब वो बाहर निकली हुई मिट्टी का आयतन पता चल जाएगा तो उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। और चबूतरा जो होगा वो घनाभ के आकार का होगा। चबूतरा कैसा होगा? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो लंबाई चौड़ाई अलग है तो घनाभ ही हो जाएगा, फिर घन तो हो नहीं सकता है। तो उस मिट्टी से जो चबूतरा बनाया जाएगा वो घनाभ के आकार का होगा। उस घनाभ की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। मिट्टी से जो चबूतरा बनेगा वो घनाभ के आकार का होगा। चबूतरे का में जो टोटल मिट्टी लगेगी वो वही होगी जो कुएं के अंदर से निकली है, यानी कुएं के अंदर से निकली हुई मिट्टी का जो आयतन है वही उस चबूतरे का आयतन होगा, क्योंकि वो चबूतरा उतनी मिट्टी से बना हुआ है। ठीक, तो जो कुएं के अंदर से मिट्टी निकली उसका आयतन उतना ही होगा जितना उस चबूतरे का आयतन होगा। या ऐसा कहिए, उस चबूतरे में वही सारी मिट्टी लगाई गई है जो कुएं से निकाली गई है, यानी चबूतरे का आयतन उतना ही होगा जितना कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन होगा। कुएं से जितनी मिट्टी निकलेगी वही सारी चबूतरे में लग जाएगी, तो चबूतरे का आयतन भी उतना ही हो जाएगा जितना उस मिट्टी का आयतन होगा। मिट्टी का आयतन मतलब कुएं का आयतन, कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन और
चबूतरे का आयतन आपस में बराबर बराबर कर दिए, जो आपको निकालना है वो निकल जाएगा। ठीक, देखिए शुरू किया जाए सवाल को। ये कुआं है, इसका डायमीटर 7 दे रखा है। इसकी गहराई 20 दे रखी है। इस कुएं से जो जितनी मिट्टी निकलेगी उससे एक चबूतरा बनाया जाएगा घनाकार। ये एक घनाकार चबूतरा बनाया जाएगा। इस घनाकार चबूतरे की लंबाई आपको कितनी दे रखी, 22 और चौड़ाई 14। और चौड़ाई इसकी दे रखी कितनी, 14। इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। जिसको कि आप h मानेंगे। कुएं को जब खोदा जाएगा तो खोद के जो मिट्टी आएगी वही मिट्टी इसमें लगेगी। कुएं को खोद कर जो निकलेगी मिट्टी ये है V बराबर इसकी खुदाई से निकली मिट्टी, और वही मिट्टी सारी की सारी इसमें लगेगी। यानी यहाँ से निकली हुई मिट्टी और यहाँ पड़ी हुई मिट्टी दोनों की मात्रा बराबर है। यानी यहाँ से निकली हुई मिट्टी का आयतन और इस चबूतरे में पड़ी हुई मिट्टी का आयतन बराबर है। यानी इसका आयतन और इसका आयतन बराबर बराबर लिया जाएगा। ठीक, शुरू किया जाए। जितनी बातें आपने समझी हैं उन सबको यहाँ पर आप उतार लीजिए, बस यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है लिख लीजिए। कुएं की गहराई h बराबर 20 मीटर। व्यास 7 मीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर लिखेंगे। इसलिए कुएं की खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन V बराबर कितना हो जाएगा, कुआं है बेलनाकार तो आयतन कितना हो जाएगा, πr²। पाई का मतलब 22/7 इंटू r² का मतलब 7/2 है तो 7/2 गुणे 7/2 इंटू h का मतलब 20। 7 से 7 हो गया कैंसिल, इनको भी जो कट जाए वो काट पीट लीजिए, बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये 2 दूनी 4, 5 20,
ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 5 मीटर क्यूब। ये आयतन V की वैल्यू आ गई। ये कुएं का आयतन आ गया, यानी कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन आ गया। कितना आया? 22 इंटू 7 इंटू 5। ये कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन आ गया, और इसी मिट्टी से ये आयताकार चबूतरा बना है, यानी इस चबूतरे का जो आयतन होगा वो इस मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि ये चबूतरा इतनी ही मिट्टी से बना है, तो इस आयताकार चबूतरे का आयतन इस मिट्टी के बराबर होगा। तो लिखेंगे क्योंकि आयताकार नहीं, घनाकार, घनाकार चबूतरा कुएं से निकली मिट्टी से बना है, इसलिए चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। चबूतरा घनाकार है, और घनाकार चबूतरे का आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर, इसका कितना है? 22 गुणे 7 गुणे 5। चबूतरे की लंबाई कितनी है? 22। चौड़ाई कितनी है? 14, और ऊंचाई मालूम नहीं h। इधर 22 इंटू 7 इंटू 5, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 बार, यानी h बराबर आ गया 5/2 मीटर। यानी h बराबर आ गया 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। जो चबूतरा बनेगा उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। ये आपका एक बढ़िया सा, आसान सा, शानदार सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया रंगीन सा सवाल है। तो इसको आप लिखते रहिए, बढ़िया बढ़िया तैयार करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए दूसरा सवाल देखा जाए। सॉरी, पढ़िए क्वेश्चन। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं लगवा रहा हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन था वो यही था। द एडजेसेंट फेसेस ऑफ टू क्यूब्स ईच हैविंग अ वॉल्यूम 343 cubic centimeter are joined to form a solid. Find the surface area of the cuboid obtained. जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने लगाया था वहां पर आपको दे रखा था दो घन थे, दो क्यूब्स थे, जिनमें से प्रत्येक का वॉल्यूम यानी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था। उनको ऐड कर दिया गया, उनको ज्वाइन कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, और जोड़ने पर जो घनाभ बनता उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना था। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 64 था, इसमें 343 है, और कोई फर्क नहीं, केवल डिजिट चेंज है। उसमें 64 था, इसमें 343 है, और कुछ नहीं। तो इसको आप लगाइएगा अपने आप। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर है। एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, और उसकी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं LBH। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ आसान, बहुत आसान सा सवाल है। एक वस्तु को जब पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो जब जो उसमें सबसे सिंपल बात समझने वाली ये होती है, जब एक वस्तु को पिघलाया गया, पिघलाने पर जितना मटेरियल इकट्ठा हुआ उस मटेरियल से दूसरी नई वस्तु बना दी गई, तो इसमें कॉमन क्या होता है? दोनों में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सेम होती। एक में से एक को पिघलाकर जो मटेरियल बना उसी से हमने दूसरी चीज बना के तैयार कर दी। तो जब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सेम है तो यानी वॉल्यूम दोनों का सेम है। भाई एक को पिघलाकर
जितना मटेरियल मिला उससे हमने दूसरा बना दिया, तो एक को पिघलाकर उतना ही मटेरियल मिलेगा जितना उसका आयतन होगा, और उसी से दूसरा वाला आपने बना दिया तो यानी उसका आयतन भी उतना ही हो गया। तो जिसको पिघलाया गया है और जो बनाया गया है, इन दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, हमेशा बराबर होता है इनका आयतन। यही बस कॉन्सेप्ट लेकर आप इन सवालों को लगाते हैं, और कुछ इन सवालों में होता है नहीं। घनाभ की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखा है, L = 100 सेंटीमीटर, B = 80 सेंटीमीटर और H = 64 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन V = LBH। L का मतलब 100, B का मतलब 80 और H का मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, भी सॉल्व मत करिएगा। ये घनाभ का आयतन निकल आया। अब क्या किया, इसको पिघलाया गया, पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो लिखेंगे जो घन बनाया गया उसका मान लीजिए, माना घनाभ को पिघलाकर बनाए गए घन की भुजा A है। जो घन बनाया गया, जो क्यूब बनाया गया, उस क्यूब की साइड हमने मान ली A है, भुजा A है। तो आप जानते हैं, इसलिए घन का जो आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा, वो किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के, क्योंकि एक को पिघलाकर दूसरा बनाया गया तो दोनों के आयतन बराबर होंगे। ये चीज आप जानते हैं। घन की भुजा A है तो आयतन A³ हो जाएगा। घनाभ का आयतन आप निकाल चुके हैं 100 × 80 × 64। इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × 10 100 को, इसको लिख सकते हैं 10 × 8 80 को, और 64 को लिख सकते हैं 8 × 8, यानी इसको लिख सकते हैं 10³ × 8³। क्यूब अगर हटा दिए दोनों तरफ से तो इसको लिखेंगे 10 × 8, यानी A = 80 सेंटीमीटर। ये है आपके घन की भुजा, लेकिन भुजा नहीं चाहिए आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो लिखेंगे इसलिए ये आंसर नहीं है आपका। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 6a²। 6 × a² का मतलब 80²। 8 × 8 = 64। ठीक, 8 × 8 = 64 और 2 0, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 6 चौक 24 और 6 छाक 36, 36 और 2 38। 3000 नहीं 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। ये सब आसान आसान से क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप लगाने चाहिए।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले लीजिएगा। हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। 12 टॉयज हैव बीन, सवाल को पढ़िए और समझिए। 12 toys have been made by melting a solid cylinder of 12 centimeter diameter and 15 centimeter height in the shape of right circular cones placed on top of hemispheres. If the height of the conical part of the toy is 3 times its radius, then find the radius of the hemisphere and the height of the toy. ठीक क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअली वही कॉन्सेप्ट है, एक को पिघलाकर दूसरा बनाया गया, लेकिन जो शेप दिया गया है वो थोड़ा सा आपको नई चीज़ है। कहा गया था कि 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन को पिघलाया गया। सबसे पहली बात तो इतनी ही, इसी बात को आप समझ लीजिए। 12 सेंटीमीटर व्यास है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है एक बेलन की, और इसको क्या कर दिया गया, पिघला दिया गया। तो इसको पिघलाया गया है, इसको पिघलाकर कुछ नया बनाया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है जो नया बनाया गया है उस नए का आयतन इस पिघले हुए बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो जो बेलन पिघलाया गया, इस बेलन का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, और जो नई चीज बनी है उसके वॉल्यूम को इस बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। नई चीज क्या बनी वो पढ़िए। पिघलाकर शंकु के आकार के जो अर्धगोले के ऊपर रखे हैं, शंकु के आकार के और जो अर्धगोले के ऊपर रखे हैं, यानी जिसकी बात की जा रही वो ये, जो शंकु के आकार के और जो अर्धगोले के ऊपर रखे हुए हैं, 12 खिलौने बनाए गए। यदि खिलौने के शंकीय भाग की ऊंचाई, खिलौने का जो शंक्वाकार भाग है ये वाली ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या से 3 गुनी हो, शंकु की जो त्रिज्या है r उससे 3 गुनी है ये h, यानी अगर ये r है तो ये 3r है। तो अर्धगोले की त्रिज्या तथा खिलौने की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या बताइए और खिलौने की ऊंचाई बताइए, ये पूरी बताइए। ठीक है, तो आइए समझिए, बहुत कोई विशेष बात नहीं है। सबसे पहला काम क्या किया, एक बेलन है 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, बना लीजिए। आ रहा है फ्रेम में फिगर, ठीक है आ रहा है। ये बेलन है एक, इस बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर दे रखा है। इस बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसके बाद इस बेलन से जो खिलौने बनाए गए हैं उनको देखिए आप, ये बेलन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, इस बेलन का आयतन निकालें, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि इस बेलन को पिघलाया जाएगा ना, इसको पिघला कर खिलौने बनाए जाएंगे, तो जो खिलौनों का टोटल आयतन होगा वो इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लें, लिखें बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है, व्यास दिया है आपको 12 सेंटीमीटर,
तो इसलिए त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। V बराबर पाई आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर और h का मतलब 15, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 15 इंटू पाई। ये आपका हो गया बेलन का आयतन। अब वापस आ जाइए अपने उस पे, क्वेश्चन पे। इस बेलन को पिघलाया गया, पिघलाकर जो खिलौने बनाए गए, 12 खिलौने बनाए गए हैं, उन 12 में से एक हम बनाएंगे क्योंकि 12 आइडेंटिकल खिलौने बनाए गए हैं। 12 खिलौने जो बनाए गए उनका जो शेप है, वो शेप क्या है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, यानी उनका जो शेप है वो क्या है, वो ऐसा है। छोटा ही बनाएंगे क्योंकि इससे 12 बने हैं, तो ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ऐसे 12 खिलौने बनाए गए हैं। और इनकी डायमेंशंस के विषय में क्या दे रखा है आपको, इनकी डायमेंशंस के विषय में दे रखा है कि इसका जो कोनिकल एरिया है, कोनिकल एरिया की जो हाइट है, शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है, वो उसकी शंकु की त्रिज्या का 3 गुना है। यानी अगर इस शंकु की रेडियस जो है, ये रेडियस अगर आप ले लें, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर आप r ले लें, तो ये जो ऊंचाई पूरी है यहां से लेकर यहां तक की, ये फिर आपकी ऐसी स्थिति में 3r हो जाएगी। यही तो मतलब है कहने का। सवाल में कहा गया है कि शंक्वाकार ये जो एरिया है, इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या का 3 गुना है। तो अगर इसकी रेडियस आप 3 ले लीजिए तो इसकी हाइट रेडियस का 3 टाइम्स यानी कि 3r हो जाएगा, जो कि h है। ये h जो है वो कितना हो जाएगा, 3r। बात क्लियर, ये सवाल कह रहा है। अच्छा, एक चीज और देखिए आप, दूसरी चीज ये देखिए कि अगर शंकु की रेडियस r होगी तो जो शंकु की त्रिज्या, क्योंकि शंकु अर्धवृत्त के ऊपर रखा हुआ है, तो अर्धवृत्त के बिल्कुल ऊपर सरफेस को ढक कर ही तो रखा जाएगा, और ढककर जब रखा जाएगा तो शंकु का जो नीचे का सर्कुलर एरिया होगा वो अर्धवृत्त के सर्कुलर एरिया के बराबर होगा, सेम होंगे दोनों ना। तो इसका मतलब जो शंकु की रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वही अर्धवृत्त की भी त्रिज्या होगी, अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। कोन की रेडियस और हेमीस्फेयर की रेडियस सेम होगी, एक ही होगी। तो अगर ये r है भाई, ये r है मतलब क्या है, ये यही तो है, और ये दोनों एक ही चीजें तो हैं, r r, यानी कि ये भी r होगी। बात समझ में आई? ये भी r हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर? तो ऐसे 12 खिलौने बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए इस एक खिलौने का आयतन हमको निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे भाई? इसमें हमको 2 शेप्स दिख रहे हैं, एक शंकु और दूसरा अर्धगोला। तो शंकु का आयतन निकाल लें और अर्धगोले का आयतन निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें। कोन और हेमीस्फेयर 2 चीजें दिख रही हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरे खिलौने का आयतन आ जाएगा। बात क्लियर? तो हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन करेंगे तो एक खिलौने का आयतन आ जाएगा। और ऐसे 12 खिलौने हैं
तो एक खिलौने के आयतन को जब 12 खिलौनों के आयतन से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 12 खिलौनों का आयतन आ जाएगा, और वो 12 के 12 खिलौने इस बेलन को पिघलाकर बने हैं, तो उन 12 खिलौनों का टोटल आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक बेल इसका आयतन निकालेंगे। खिलौने में शंक्वाकार भाग की त्रिज्या यदि r हो तो प्रश्नानुसार उसकी ऊंचाई 3r होगी, क्योंकि सवाल ने कहा है कि त्रिज्या की 3 गुनी ऊंचाई है। त्रिज्या अगर r है तो ऊंचाई 3r हो जाएगी। तथा अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या समान होगी, क्योंकि अर्धगोला और शंकु का वृत्तीय भाग जो है वो कॉमन है। तो लिखेंगे इसलिए एक खिलौने का आयतन ऐसे ऐसे 12 बनाए गए हैं, लेकिन हम एक का निकालेंगे पहले। एक खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन प्लस नीचे वाले अर्धगोले का आयतन, हो जाएगा। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब। 1/3 जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन मिल जाएगा, अपॉन में 3 कॉमन मिल जाएगा, r स्क्वायर भी कॉमन मिलेगा, r स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? r स्क्वायर कॉमन निकल, पाई r स्क्वायर अपॉन 3 h बचा, प्लस 2/3 ये 2 बचेगा, पाई अपॉन 3 निकल गया, r स्क्वायर निकल गया, r बचा। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, पाई r स्क्वायर अपॉन 3, h की वैल्यू है 3r। ऊंचाई कितनी है? ये देखो 3r प्लस 2r, 3 और 2 5, ये 5 हो जाएगा, 5r हो जाएगा। 5r इंटू r स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 5 पाई r की पावर 3 हो जाएगा, और अपॉन में 3, 3 2 5, 5 पाई r क्यूब बाई 3। ये एक खिलौने का आयतन आ गया। एक खिलौने का आयतन इतना आ गया। जब एक खिलौने का आयतन इतना आ गया, टोटल 12 खिलौने बनाए गए हैं, और आप जानते हैं कि 12 के 12 खिलौने जब आप बनाएंगे तो आपको टोटल जो धातु यूज करनी है वो इस बेलन को पिघलाने पर जितनी मिली है वो यूज करनी है। तो 12 खिलौनों का आयतन जो होगा वो पिघले हुए बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक, पिघले हुए बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो लिख लीजिए, इसको इधर का साफ कर रहे हैं हम, इसको लिखा रहने दीजिए। लिखेंगे क्योंकि बेलन को पिघलाकर 12 खिलौने बनाए गए हैं, इसलिए
लिखेंगे 12 खिलौनों आयतन बराबर बेलन का आयतन। 12 खिलौनों का जो टोटल आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। 12 खिलौनों का आयतन कितना होगा? 12 इंटू एक खिलौने का आयतन 5 पाई r क्यूब अपॉन 3। 12 इंटू एक खिलौने का आयतन और बराबर बेलन का आयतन कितना है? 36 इंटू 15 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल, 12 से 36 कैंसिल, 12 तिहाई 36, 5 से ये 15 कैंसिल, 5 तिहाई 15, r क्यूब इक्वल टू आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी r की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए आपको क्या निकालना है। खिलौने के अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और खिलौने की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि आपने इस अर्धगोले की त्रिज्या r ही थी तो अर्धगोले की त्रिज्या तो आ गई, एक आंसर आपको मिल गया। दूसरी बात, खिलौने की ऊंचाई आपको निकालनी, तो खिलौने की ऊंचाई कितनी है? r ये, और ये ऊंचाई कितनी है? 3r, तो r प्लस 3r इक्वल टू 4r। तो लिखेंगे खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? r प्लस h, r अर्धगोले की त्रिज्या और h शंकु की ऊंचाई, और ये कितना है? r प्लस h का मतलब कितना है? 3r है, और ये कितना है? 4r हो गया। 4r का मतलब 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका ये हो गया अर्धगोले की त्रिज्या, और एक आंसर आपका ये हो गया खिलौने की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ये एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा सा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। इसको आप नोट करिए और तैयार करिए, ऐसे सवालों को बढ़िया सवाल माने जाते हैं। ऐसे लिखिए, जल्दी फटाफट लिख लीजिए, फिर एक सवाल हम लोग और लगा लेते हैं और आज की क्लास को का समापन करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ना लिया हो तो ले लीजिए आप। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड राइट circular cylinder of height 10 centimeter and base radius 6 centimeter. Find the total surface area of remaining solid. 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, बढ़िया सवाल है, आइए फिगर बनाया जाए। सबसे पहले कहा गया है एक बेलन है, एक बेलन की डायमेंशंस भी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर डायमेंशन का एक बेलन है। उस बेलन में से उतनी ही ऊंचाई का, सेम ऊंचाई का एक शंकु काट के निकाल लिया गया अंदर से। तो ऐसे आप समझ लिया, ऐसे बेलन था और एक शंकु काट के अंदर से निकाल लिया गया, तो बाहर से तो बेलन ही देखने में लगेगा, लेकिन अंदर जो छेद होगा वो शंकुआकार छेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपसे कहा गया कि अगर वो शंकु निकाल लिया जाए तो अब जो शेप बचा उसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो अब जो शेप बचेगा वो इमेजिन करिए आप जरा सा, कैसा बचेगा। एक बेलन इस तरीके से है, मतलब ठोस बेलन है, एक ठोस बेलन है और उसमें से अंदर से शंकु निकाल लीजिए। जो अंदर से जब शंकु निकालेंगे तो बाहर से तो वैसा का वैसा बेलन बना रहेगा और अंदर एक शंकुआकार छेद ऐसे हो जाएगा और खोखला हो जाएगा शंकुआकार। तो जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो संपूर्ण पृष्ठ में आपसे बताया जाता है कि जितना एरिया आप देख सकते हैं। तो देखने का मतलब ऊपर से पूरा का पूरा आपको बेलन दिख रहा होगा, तो यानी पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ आपको निकालना पड़ेगा।
बेलन का ऊपर वाला जो आधार वृत्ताकार है वो बना है अभी भी, तो उस आधार का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार है। नीचे वाला आधार नहीं रहा, वो चला गया शंकु के साथ, तो वो नहीं जोड़ना है आपको। लेकिन अंदर जब ऐसे आप करेंगे ऐसे, तो अंदर जो शंक्वाकार एरिया है वो भी आपको दिख रहा है, और वो क्या है, शंकु का जितना ऊपर वाला हिस्सा है होता है, जितना शंकु का ट्रायंगुलर शेप होता है वो आपको बेलन के अंदर दिख रहा होगा। और शंकु का जो ट्रायंगुलर शेप होता है उसका पृष्ठ होता है पाई आर एल, यानी ट्रायंगुलर शेप का पाई आर एल होता है, और ट्रायंगुलर शेप आपको अंदर दिख रहा है, यानी उसका जो ट्रायंगुलर शेप अंदर दिख रहा है उसका कितना हो जाएगा, पाई आर एल। तो जब टोटल एरिया निकालेंगे तो बेलन का बाहर का वक्र पृष्ठ, बेलन के ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल, और बेलन के अंदर जो शंकु बना हुआ है उसका पृष्ठ, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको संपूर्ण पृष्ठ मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे आप, बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दे रखी है 10 और 6। दस सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब इस बेलन में से एक शंकु काटकर बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, इसमें से एक शंकु काटकर बाहर निकाल लिया गया, सेम ऊंचाई का। तो अंदर ऐसे नीचे से काटा गया, ऐसे ऐसे काट दिया गया, इसको मिला दीजिए। ये काट के इसे बाहर निकल आया। जब ये काट के बाहर निकल आया तो इसके बाद जो अब बचेगा वो क्या बचेगा देख लीजिए। इसके बाद देखिए जो बचेगा वो यही बचेगा, इसी के नीचे चाहे बना लीजिए। ये शेप बचेगा बस, बाकी सब गायब हो जाएगा। शंकु जब निकला तो ये शेप बचा, और ये शेप चारों तरफ से घिरा हुआ है, बस अंदर का खोखला है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकाला। तो जब संपूर्ण इसका क्षेत्रफल निकाला, देखिए बाहर से तो घिरा हुआ है, बाहर से मतलब पूरा का पूरा बेलन, ये अंदर से खोखला है, अंदर से मतलब शंकु निकल गया कट के। तो बाहर से जब पूरा का पूरा बेलन आपको दिख रहा है, तो जब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ जुड़ेगा, यानी 2 पाई आर एच जुड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ बाहर निकालेंगे, बाहर, क्योंकि बाहर का पूरा एरिया आपका ठीक है, अंदर से शंकु काट के निकाला गया है, तो बाहर का तो बेलन ही बना हुआ है। बाहर का जब बेलन बना हुआ है तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए बाहर वाले का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा 2 पाई आर एच, प्लस बेलन में ऊपर वाला वृत्त रह गया, शंकु जब गया तो नीचे वाले वृत्त को लेकर गया, लेकिन ऊपर वाला वृत्त छूट गया, तो ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्योंकि निकालना है, तो जब इस बेलन को ऐसे पलट कर अंदर करके देखेंगे तो अंदर का आपको ये शंक्वाकार एरिया दिख रहा होगा, ठीक, ये दिखेगा। यानी ये इतना क्षेत्रफल भी निकालना है। और ये क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी शंकु को अगर आप ऐसे बनाइए तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, ये जो होता है ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, और इसमें अगर ये जुड़ जाए तो संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो इसकी ये तो हमको दिख, ये तो चला गया ना, ये वृत्त तो नीचे चला गया इसके साथ, ये बस एक तिकोना शेप छोड़ के गया है, और ये तिकोना शेप जो होता है ये शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। यानी ये क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ भी अब बेलन के अंदर दिख रहा है, और अगर बेलन के अंदर दिख रहा है तो फिर वो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में शामिल हो जाएगा। बेलन का हर वो हिस्सा जो बेलन में दिख रहा हो वो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में शामिल होगा, क्योंकि शंकु तो चला गया लेकिन अपना शंक्वाकार भाग छोड़ गया। शंक्वाकार शेप जो छोड़कर गया है ये शेप बेलन के अंदर दिख रहा है, इसलिए इस शेप का जो वक्र पृष्ठ होगा वो भी बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में शामिल हो जाएगा। और शंकु का ये वाला जो शेप होता है
इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी बेलन में से जब शंकु काटकर आप निकालेंगे तो आपको बचे हुए शेप का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो ये होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक, देखिए यहाँ पर रटे रटाए फॉर्मूला एक काम नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट आपने सीखी तभी आपको समझ में आएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? जब आप बेलन में से शंकु को काट कर निकालेंगे और उसके बाद शंकु का आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा तो शंकु में हर वो हिस्सा जो दिख रहा है आपको वो संपूर्ण पृष्ठ में शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहले बेलन का बाहर का सरफेस पूरा हमको दिख रहा है, तो बाहर का एरिया आप निकाल लेंगे, वो 2 पाई आर एच होता है। बेलन में ऊपर वाला सर्कल अभी भी बरकरार है, शंकु गया तो नीचे वाला लेकर गया लेकिन ऊपर वाला लेकर नहीं गया, तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। फिर उस बेलन के अंदर जो शंकु अंदर से कट के गया है वो अपना शेप छोड़ गया है अंदर, और उसका शेप जो ऊपर वाला ट्रायंगुलर होता है वो छोड़ कर गया है, तो उसका एरिया भी शंकु के संपूर्ण बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में जुड़ेगा। तो जब वो उस कोन का जो कोनिकल एरिया अंदर दिख रहा है, कोनिकल सेक्शन शेप जो दिख रहा है, उसका एरिया पाई आर एल होता है, तो वो भी बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में जुड़ जाएगा। तो टोटल संपूर्ण पृष्ठ बचे हुए बेलन का जो होगा वो होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच चारों तरफ का, पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर एल इसका। ठीक है, इतनी बातें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जितनी बात समझी आपने उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। बेलन की ऊंचाई वगैरह लिख लीजिए सबसे पहले। बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इस सवाल को समझने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि जो समझा है वो लिखना थोड़े आपको। यहाँ पे त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, लिखेंगे यदि इसमें से समान ऊंचाई का एक शंकु काट कर निकाल दिया जाए, समान ऊंचाई का शंकु काट कर निकाल दिया जाए, तो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? शेष ठोस जो बचेगा उसमें बेलन का वक्र पृष्ठ शामिल होगा, प्लस शीर्ष वृत्त का क्षेत्रफल शामिल होगा जो शीर्ष पे होगा, और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ भी शामिल होगा, कि वही चीज जो मैंने आपको समझाई, शंकु जो निकल गया वो अपना शेप छोड़ कर गया, तो इस शेप का एरिया भी होगा। इस शेप का एरिया कितना होगा? पाई आर एल। यानी संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच, शीर्ष वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। एल हमको नहीं मालूम है, ठीक, तो एल हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे, अलग निकाल लेंगे। पहले एल ही निकाल लीजिए। यहां पर इसको समीकरण बना के छोड़ दिए, एल निकाल लीजिए पहले। नाम रख लीजिए इनका कुछ, इसका ओ रख लीजिए, इसका ए रख लीजिए, इसका बी रख लीजिए। लिखेंगे चित्र में
समकोण त्रिभुज AOB में, AOB में हम क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब लेंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB का मतलब है तिर्यक ऊंचाई L, ये है 6 स्क्वायर और प्लस ये है 10 स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 और प्लस ये हो जाएगा 36। L स्क्वायर बराबर 136। 136 किसी का होता है स्क्वायर रूट। छह सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक होगा तो यही। तो 136 के फैक्टर्स करिए, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 17 34, 2 रूट 34, कुछ नहीं। L की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 34 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, जो भी आएगा ठीक। L की वैल्यू आएगी, L अब सारे मान यहाँ पर रख दिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा था, इधर को बिगाड़ा जाए जरा। समीकरण 1 कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ, टू पाई r का मतलब 6, h का मतलब 10, पाई r का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस पाई r का मतलब 6, L का मतलब 2 रूट 34। दस छंग 60 दूना 120 पाई, 36 पाई, 6 दूनी 12 रूट 34 पाई। कितना हो जाएगा, 120 और 36 156 पाई, और ये 12 रूट 34 पाई। 156 प्लस 12 रूट 34 ले लीजिए ब्रैकेट में, पाई बाहर हो गया, यही आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ, ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से ये सवाल लगेगा, इसको आप लगा लीजिए और इसको लगा के उसके बाद क्लास को अब यहीं पर रोका जाए। हाँ ठीक है, तो इस सवाल को लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप ले लीजिए, और हम लोग अब इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। और उम्मीद है आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आप क्लास आप तक पहुंच रही है, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप इसका फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। और बाकी हम आपके लिए ऐसे ही इतनी मेहनत करते रहेंगे, और जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पहली बात तो हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस का छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। एक सिंगल टॉपिक भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, चैप्टर तो मतलब बहुत दूर की बात है। बस आप क्लासेस के साथ बने रहिए और क्लास और चैनल को सपोर्ट करते रहिए अपना। हम इसी तरीके से मेहनत से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे, और आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।